नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 17 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं, तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड जरूर यूज़ करें। मेरा रेफरल कोड है abhishek.rg_smart_class। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको नोट कर लें। तो अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेते समय अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार दिन में ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना होना चाहिए। तो आपका सही आंसर है 45 डेसिबल, यानी कि 45 डेसिबल। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार दिन में ध्वनि तीव्रता का जो स्तर है वो 45 डेसिबल होना चाहिए। आपको पता है कि जो ध्वनि की आवृत्ति होती है तो वो उसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसको हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं। तो 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, 20 से लेके जो 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य तरंगे, जो कि हमें सुनाई देती हैं। और 20 हर्ट्ज से जो कम की तरंगे होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य तरंगे, वो हमें सुनाई नहीं देती। और जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य तरंगे, और वो भी हमें सुनाई नहीं देती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार दिन रात में ध्वनि का जो तीव्रता है उसका स्तर कितना है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार रात होगा यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार रात में जो ध्वनि तीव्रता का स्तर है वो है 35 डेसिबल। अगला प्रश्न है कि ध्वनि का वेग, ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्वनि का जो वेग है वो कितना होता है। सही आंसर है 332 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे, ध्वनि का जो वेग होता है वो होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम लोग यंत्र की बात करें तो यंत्र कहलाता है सोनार, और जो सोनार है उससे पराश्रव्य जो तरंगे हैं तो उनकी सहायता से जो समुद्र की गहराई है वो मापी जाती है। जो विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा और जो गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर में स्थित जो सबसे गहरा स्थान है वो है मैरियाना गर्त। याद रखेंगे, मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर। अगला प्रश्न है कि जेट विमानों से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है सोनिक बूम। आपने देखा होगा जो जेट विमान होते हैं तो उनसे बहुत ही तेज आवाज आती है, बहुत ही तेज उनसे ध्वनि आती है, तो उसे बोलते हैं सोनिक बूम। और जितने भी आपके विमान हैं तो अगर ये पूछा जाए कि वायुमंडल की किस परत में जो वायुयान है उनको उड़ाया जाता है तो आप याद रखोगे समताप मंडल। जो वायुमंडल की समताप मंडल की परत है यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसमें वायुयान को उड़ाया जाता है क्योंकि इस परत में मौसम एकदम साफ रहता है, तो ये वायुयान उड़ाने के लिए सबसे उपयोगी परत होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि विमान को यानी कि एरोप्लेन को समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सोनिक बूम की तीव्रता मापने की इकाई। सोनिक बूम वही जो कि जेट विमानों के चलने से आवाज उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं सोनिक बूम। तो इसकी तीव्रता को मापने की जो इकाई है वो कहलाती है मैक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एग्जाम में कि सोनिक बूम की जो तीव्रता है उसको मापने की इकाई क्या कहलाती है, तो याद रखेंगे मैक आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है। तो ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। आपने देखा होगा कि सड़क के दोनों तरफ जो है वो पेड़ की कतारें जो है वो लगाई जाती हैं। तो सड़क के दोनों तरफ जो ये पेड़ की कतारें लगाई जाती हैं तो इसी को बोलते हैं ग्रीन मफलर, और ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो ध्वनि प्रदूषण है उसको रोकने में सहायक होता है ग्रीन मफलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बेल्ट का संबंध जो है वो किससे है। तो ग्रीन बेल्ट का संबंध है मृदा अपरदन से। आपने देखा होगा जो नदियां होती हैं तो नदियों के दोनों तरफ भी पेड़ों को लगाया जाता है।
तो नदियां के दोनों तरफ जो है वो नदियों के दोनों तरफ जो पेड़ों को लगाया जाता है तो वो मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। जब नदी का तेज बहाव जो नदी का तेज बहाव होता है तो उससे होने वाला जो मिट्टी का कटाव है, जो मृदा का कटाव है, उसको रोकने में सहायक होते हैं ये पेड़। तो इनको बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। नदियों के दोनों तरफ जो पेड़ लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रीन बेल्ट, और ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो मिट्टी का कटाव है, जो मिट्टी का कटाव है या फिर मृदा का जो कटाव है उसे बोलते हैं अपरदन। और जो मृदा का जमाव है, जब नदियां जो हैं वो अपने साथ मिट्टी को ले जाकर कहीं पर दूसरे स्थान पर जमा दें तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो मृदा का जो कटाव है वो कहलाता है अपरदन, और जो मृदा का जमाव है वो कहलाता है निक्षेपण। अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी कब होती है? तो अंटार्कटिका में ओजोन परत में जो सर्वाधिक कमी है वो होती है सितंबर एवं अक्टूबर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जिसको हम श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, तो यहाँ पे ओजोन परत में जो सर्वाधिक कमी है वो कब होती है? तो ये होती है सितंबर और अक्टूबर में। और ओजोन परत की जो मोटाई है, तो ओजोन परत की जो मोटाई है उसको मापने की इकाई को डाप्सन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओजोन परत की जो मोटाई है तो उसको मापने की जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, उसे डाप्सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में सर्वाधिक कमी कब होती है? तो आपका सही आंसर है मार्च एवं अप्रैल। तो उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत में कमी होती है मार्च एवं अप्रैल में। और आपका जो दक्षिणी गोलार्ध है, तो अंटार्कटिका दक्षिणी गोलार्ध में ही स्थित है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो ओजोन परत है उसमें कमी होती है सितंबर और अक्टूबर में। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो अगर पूछा जाए कि भारत में ओजोन परत में कमी आपको कब दिखाई देगी, तो आपका सही आंसर होगा मार्च एवं अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो कौन कौन सी हैं? तो दो प्रमुख गैसेस हैं जिनकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो एक है आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी है नाइट्रस ऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा के लिए जो प्रमुख उत्तरदायी गैस हैं वो हैं सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रस ऑक्साइड। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा किस देश में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे पहले जो अम्ल वर्षा है वो किस देश में हुई थी? तो आपका सही आंसर है स्वीडन। विश्व में सबसे पहले जो अम्ल वर्षा है वो स्वीडन में हुई थी। अब स्वीडन के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा और पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपके नोबेल पुरस्कार हैं, जो नोबेल प्राइज हैं, वो किस देश में प्रदान किए जाते हैं? तो याद रखेंगे कि जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रोवाइड किए जाते हैं। सिर्फ आपका जो शांति का नोबेल है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो जो शांति का नोबेल है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, जबकि अन्य सभी जो नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में प्रदान किए जाते हैं। और स्टॉकहोम में ही 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाएगा। तो ये घोषणा की गई थी 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन में, और पहली बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 5 जून को, वो मनाया गया था वर्ष 1974 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है? तो सही आंसर है नॉर्वे। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जो अम्ल वर्षा है वो किस देश में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा नॉर्वे। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां पर स्थित है? तो जो विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है तो इसकी स्थापना की गई थी ओस्लो में। नॉर्वे की राजधानी का नाम है ओस्लो, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया। तो सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है वो यहीं पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि अखबार में यानी कि न्यूज़पेपर में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो भाई अखबार में जो हानिकारक तत्व पाया जाता है वो है सीसा यानी कि लेड। याद रखेंगे कि अखबार में पाया जाने वाला जो हानिकारक तत्व होता है वो होता है सीसा यानी कि लेड। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है 1974, वर्ष 1974। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की जो शुरुआत है या फिर जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई थी वर्ष 1974 में। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के प्रदूषण को किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है या फिर किसके द्वारा स्वच्छ किया जा सकता है? तो आपका सही आंसर होगा वर्षा। तो वायुमंडल का जो प्रदूषण होता है तो वर्षा जो है, वर्षा के द्वारा वो प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो वर्षा जो है वो इस प्रदूषण को दूर करने में सहायक है। अगला प्रश्न देखें
किस ईंधन के उपयोग से न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है? तो सबसे कम जो वायु प्रदूषण है वो किस ईंधन के उपयोग के द्वारा होता है? तो आपका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है तो इसके उपयोग से न्यूनतम वायु प्रदूषण होता है। और आपको पता होगा जो हाइड्रोजन है इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन। इसके अलावा आपने बायोडीजल भी सुना होगा। तो जो जेट्रोफा है तो जेट्रोफा को बोलते हैं बायोडीजल। जेट्रोफा के जो बीज हैं उससे बायोडीजल प्राप्त होता है और इसको जेट्रोफा को हिंदी में बोलते हैं रतन ज्योत। ठीक है, याद रखेंगे जेट्रोफा के जो बीज हैं तो उनसे बायोडीजल जो है प्राप्त होता है और जेट्रोफा को हिंदी में रतन ज्योत भी कहा जाता है। और भारत में वो पहला राज्य जिसने बायोडीजल नीति को अपनाया है वो राज्य है छत्तीसगढ़। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। याद रखेंगे कि भारत में बायोडीजल नीति अपनाने वाला जो पहला राज्य है वो है छत्तीसगढ़। चलिए आगे देखते हैं। एपीकल्चर, एपीकल्चर का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो एपीकल्चर का जो संबंध है वो है मधुमक्खी पालन से। देखो मधुमक्खियों से हमें शहद के अलावा मोम भी मिलता है। ठीक है, तो कभी अगर पूछ लें कि मधुमक्खी से शहद के अलावा और क्या प्राप्त होता है तो आप याद रखोगे मोम। मोम भी जो है वो हमें मधुमक्खी के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटीकल्चर, विटीकल्चर का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर की खेती से। ठीक है, याद रखेंगे जो विटीकल्चर है उसका संबंध अंगूर की खेती के साथ में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पिसीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पिसीकल्चर का संबंध है मछली पालन से, यानी कि मत्स्य पालन से। तो पिसीकल्चर का जो संबंध है मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सेरीकल्चर का जो संबंध है वो है रेशम उत्पादन से। और भारत में जो सर्वाधिक रेशम का उत्पादन है वो होता है कर्नाटक में। आप याद रखोगे भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहां पे होता है? कर्नाटक में होता है। और जब आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे ईवीएस की तो उसमें दिया हुआ है कि रेशम उत्पादन के लिए असम भी काफी प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे कि सर्वाधिक रेशम का जो उत्पादन है वो तो कर्नाटक में होता है और इसके अलावा जो असम है तो वो भी रेशम के लिए जो है वो काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, और रेशम का जो कीट होता है उसको शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है, तो ये भी आप याद रखोगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्टिकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हार्टिकल्चर का संबंध है फलों के उत्पादन से। ठीक है, हार्टिकल्चर का संबंध किससे है? फलों के उत्पादन से। और भारत में सर्वाधिक जो उगाया जाने वाला फल है या फिर उत्पन्न होने वाला फल है वो है आम। याद रखेंगे भारत में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो किस फल का होता है? तो वो होता है आम का। और अगर हम लोग विश्व की बात करें, ठीक है, तो विश्व का फलो उद्यान, विश्व का फलो उद्यान जो है ये किसको कहा जाता है? तो आप याद रखोगे विश्व का जो फलो उद्यान है वो कहा जाता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। जो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विश्व का फलोद्यान। भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं। सर्वाधिक जो फलों का उत्पादन है वो इसी क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है कि ओलवी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ओलवी कल्चर का संबंध है जैतून से। और आपको पता होगा जैतून जो है इसको इंग्लिश में ऑलिव भी बोलते हैं, तो उसी से नाम पड़ा है ऑलिव से, ओलवी कल्चर। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो जैतून की पत्तियां हैं वो किसका प्रतीक है, जैतून की पत्तियां जो है वो किसका प्रतीक है? तो आप याद रखोगे जैतून की जो पत्तियां हैं वो विश्व शांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? विश्व शांति का प्रतीक है। आपने यूएन का लोगो देखा होगा, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपने लोगो देखा होगा, तो उसमें बीच में ग्लोब है। ठीक है, बीच में ग्लोब है जिसमें सभी देश वगैरह बने हुए हैं और इसके दोनों साइड में आपने देखा होगा इस तरीके की पत्तियां हैं। ठीक है, तो इसी को जैतून की पत्तियां बोलते हैं, इसी को जैतून की पत्तियां बोलते हैं या फिर इसको हम लोग जो है ऑलिव की पत्तियां बोलते हैं। तो ये जो है ये अगर आपसे पूछे कि किस चीज का प्रतीक होती हैं जैतून की पत्तियां, तो याद रखेंगे ये विश्व शांति का प्रतीक होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? तो फ्लोरीकल्चर का संबंध है फूलों की खेती से। ठीक है, तो हार्टिकल्चर फलों का उत्पादन, ओल्विकल्चर जैतून की खेती, फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सिल्वी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि सिल्वी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखेंगे वन संरक्षण एवं संवर्धन। ठीक है, सिल्वी कल्चर का जो संबंध है वो है वन संरक्षण एवं संवर्धन। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है,
भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है? वो है आपका मिजोरम। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य, सॉरी, मध्य प्रदेश है। भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और अगर आपसे पूछें कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर जो है वो होगा मिजोरम। सर्वाधिक वनों वाला राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मेरी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मेरी कल्चर का संबंध है समुद्री जीवों के उत्पादन से। याद रखेंगे, मेरी कल्चर का संबंध किसके साथ है? समुद्री जीवों के उत्पादन से। अगला प्रश्न है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ठीक है, स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? 7, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का जो पीएच मान है वो होता है 8.4। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। अगला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान होता है 6.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, लार का पीएच मान कितना होता है? तो याद रखेंगे 6.5। चलिए बढ़ते हैं कल के प्रश्न की तरफ। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? तो आपका सही आंसर है भोपाल। और जैसा कि आपको पता होगा भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो यहां पे अगर पूछते कि भारतीय वन संस्थान कहां स्थित है, तो आपका आंसर होता देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। लेकिन पूछा गया है कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है, तो इसलिए इसका सही आंसर है भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है कि फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों की जो घाटी है ये किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजी स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।